नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रिपोर्ट कार्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपन बात कर रहे थे केंद्रक के बारे में। केंद्रक के बारे में बात करते हुए केंद्र की संरचना का अध्ययन कर रहे थे। केंद्र की संरचना के अंदर जो भाग थे जिसमें केंद्रक झिल्ली है उसके बारे में बात की। केंद्र झिल्ली के पश्चात केंद्रक द्रव्य है उसके बारे में बात की, और केंद्रक द्रव्य के पश्चात अपनी बात की केंद्र का, और उसका अंतिम भाग है संरचना का, उसके बारे में बात करते हैं। तो अपने केंद्र की संरचना के अंदर पढ़ा था कि जो एक जालिका रूपी संरचना होती है, इस जालिका रूपी संरचना को ही क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन जाल कहा जाता है। क्रोमेटिन जाल कहा जाता है। क्लियर है? तो देखना क्या होता है। केंद्रक झिल्ली के द्वारा गिरा हुआ या फिर केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली, केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली धागेनुमा संरचना होती है, इस धागेनुमा संरचना को क्रोमेनिमेटा कहा जाता है। क्लियर? केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली धागे सदृश संरचना या फिर धागे के समान पाई जाने वाली संरचना क्रोमेनिमिटा कहलाती है। और ये क्रोमेनिमिटा संरचना आपस में केंद्रक द्रव्य में एक जाल के रूप में फैली रहती है, और इस निर्मित जाल को ही क्रोमेटिन जाल कहा जाता है। क्रोमेटिन जाल क्रोमेनिमेटा से मिलकर बनी होती है। क्रोमेनिमेटा एक ही धागेनुमा सदृश संरचना होती है, और इस धागेनुमा संरचनाओं के द्वारा ही जाल के रूप में फैलकर क्रोमेटिन जाल का निर्माण किया जाता है, या फिर इसे गुणसूत्र जाल भी कह सकते हैं। क्लियर है? जो गुणसूत्र जाल संरचना है, क्रोमेनिमेटा संरचना है, इसी क्रोमेटिन जाल के द्वारा ही गुणसूत्र का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? गुणसूत्र का निर्माण किया कब? कोशिका विभाजन के समय। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिन जाल के द्वारा ही गुणसूत्र निर्मित होते हैं, या फिर बात कर सकते हैं ऐसा कि क्रोमेटिन जाल संरचना को देखने के लिए, क्रोमेटिन जाल संरचना को देखने के लिए एक विशेष प्रकार के अभिरंजक एसिटोकार्मिन का उपयोग किया जाता है। अर्थात एसिटोकार्मिन अभिरंजक से अभिरंजित करते हुए इस केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली संरचना क्रोमेटिन जाल का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। जब एसिटोकार्मिन अभिरंजक से क्रोमेटिन जाल को अभिरंजित किया जाता है तो यह जाल दो प्रकार से दिखाई देता है। दो प्रकार से दिखाई देता है, यानी कि यह जाल जिस स्थान पर ज्यादा संघनित, ज्यादा कुंडलित रहता है, ज्यादा संघनित, ज्यादा कुंडलित रहता है, या फिर गहरे अभिरंजित होते हैं, उस स्थान को या फिर उस भाग को हेटेरोक्रोमेटिन कहा जाता है। हेटेरोक्रोमेटिन कौन सा है? गहरा अभिरंजित भाग, गहरा अभिरंजित भाग, इसके साथ साथ ज्यादा कुंडलित व ज्यादा संघनित, आपस में बहुत ज्यादा कुंडलित होता है, आपस में गुथा हुआ रहता है, उस भाग को हेटेरोक्रोमेटिन कहा जाता है। गहरा अभिरंजित होगा कब? जब एसिटोकार्मिन से अभिरंजित करेंगे। फिर बात करते हैं कि इस हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर, हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर डीएनए की मात्रा कम, डीएनए की मात्रा कम है, वह आरएनए की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। डीएनए की मात्रा कम है, वह आरएनए की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण यह डीएनए या फिर हेटेरोक्रोमेटिन जाल
एक प्रकार से आनुवांशिक के रूप में या फिर आनुवांशिक गुणसूत्र आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं कर पाता, या फिर यह आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होता है। आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय, क्योंकि ज्यादा कुंडलन है, ज्यादा संघनित है, डीएनए कम है, आरएनए ज्यादा है, गहरा अभिरंजित क्षेत्र है, जिसके कारण यह आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होता है। इसके साथ साथ बात की जाए कि इसी कि जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के दौरान जो इंटरफेज अवस्था होती है, अंतरा अवस्था होती है, उस अंतरा अवस्था के अंदर इस डीएनए की पुनरावृत्ति देरी से होती है, यानी कि डीएनए पुनरावृत्ति अल्प या फिर धीरे से। क्लियर है? इसके मुख्य लक्षण हो गए हेटेरोक्रोमेटिन के। दूसरा इसका अपोजिट बात की जाती है कि ऐसे अभिरंजित क्षेत्र जो हल्के अभिरंजित होते, जो हल्के अभिरंजित होते यूक्रोमेटिन कहलाते हैं। यूक्रोमेटिन तंतु या फिर यूक्रोमेटिन कहलाते हैं। अर्थात क्रोमेटिन जाल का वह भाग जो हल्का अभिरंजित होता है, हल्का अभिरंजित होता है, और इस हल्के अभिरंजित भाग में कुंडलन व संघनन कम पाया जाता है। कुंडलन व संघनन कम पाया जाता है। डीएनए की मात्रा ज्यादा, डीएनए की मात्रा ज्यादा, वह आरएनए कम या फिर आरएनए की मात्रा कम पाई जाती है। जब डीएनए ज्यादा है, आरएनए कम है, तो आनुवांशिक रूप से सक्रिय, आनुवांशिक रूप से सक्रिय, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण जल्द या फिर ज्यादातर यूक्रोमेटिन तंतुओं का होता है, या फिर यूक्रोमेटिन तंतुओं के द्वारा ही आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों का निर्माण किया जाता है। फिर बात की जाती है जो डीएनए की मात्रा ज्यादा है तो पुनरावर्तन तेजी से होगा, पुनरावृत्ति तेजी से होती है। ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं हेटेरोक्रोमेटिन एवं यूक्रोमेटिन। जो तंतु होते हैं, जाल होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से इनकी मात्रा पाई जाती है, दोनों के बारे में अपने बात की। और इन जाल के द्वारा ही एक प्रकार से गुणसूत्रों का निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं केंद्रक के कार्य। उससे पहले बात करेंगे अपन केंद्रक के अन्य नाम कि केंद्रक को अन्य किस किस नामों से जाना जाता है। केंद्रक के अन्य नाम देखना दोस्तों, मैंने कहा कि प्रत्येक कोशिका में जो केंद्रक होता है वो बड़ा अंग होता है। कौन सा होता है? सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है और मुख्य अंग होता है। इसके अलावा जो अंग पाए जाते हैं उनको कोशिका अंग कहा जाता है। तो मुख्य अंग के रूप में कार्य करने वाला अंग कौन सा होता है? केंद्रक। तो लिख सकते हैं इसको मुख्य अंगक या फिर मुख्य अंग जो बड़ा होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ ही केंद्र के द्वारा ही समस्त क्रियाओं को संपन्न किया जाता है और समस्त क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। इसकी वजह से केंद्रक को मास्टर ऑफ सेल, मास्टर ऑफ सेल, क्लियर, समस्त कोशिकांगों का नियंत्रण इसी के द्वारा होता है। समस्त क्रियाओं को संपन्न करता है। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में या फिर आनुवांशिक पदार्थों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य केंद्रक के द्वारा ही किया जाता है, जिसके कारण इसको मास्टर ऑफ सेल्स कहा जाता है। कोशिका का मास्टर है। तीसरा है, इसको एक प्रकार से कंट्रोल रूम ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। कंट्रोल रूम ऑफ सेल।
कोशिका में होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण, चाहे से कोशिकांग हो उनका नियंत्रण, जीव द्रव्य के अंदर या फिर कोशिका द्रव्य के अंदर होने वाली समस्त क्रियाओं का नियंत्रण इस केंद्रक के द्वारा ही किया जाता है, जिसकी वजह से इसको कंट्रोल रूम ऑफ सेल कहा जाता है। अब बात करते हैं केंद्रक के कार्य। केंद्रक क्या क्या कार्य करता है? कार्य, फर्स्ट बात करते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन अर्थात जो कोशिका अंग है, या फिर कोशिका अंग है केंद्रक, यह एक प्रकार से कोशिका विभाजन का नियंत्रण करता है। यानी कि जो कोशिका विभाजन होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है, उसके दौरान उसका नियंत्रण भी, कोशिका विभाजन का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ ही केंद्रक में प्रोटीन का निर्माण होता है, और प्रोटीन निर्माण के साथ साथ ही प्रोटीन निर्माण के लिए जो आवश्यक अवयव होते हैं, आनुवांशिक कूट होते हैं, उन आनुवांशिक कूट का निर्माण या फिर आनुवांशिक कूट का सहयोग भी केंद्रक के द्वारा किया जाता है। कोशिका में होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। और जब भ्रूण अवस्था होती है, भ्रूण अवस्था के दौरान कोशिका का जो कोशिका विभेदन होता है, उस कोशिका विभेदन का नियंत्रण भी केंद्रक के द्वारा ही किया जाता है। फिर बात करते हैं कोशिका की देखरेख या फिर रखरखाव, सामान्य सुरक्षा भी केंद्रक के द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ जो डीएनए की पुनरावृत्ति होती है, आरएनए का अनुलेखन होता है, कोशिका के लिए महत्वपूर्ण जो क्रियाएं होती है, क्रियाओं को संपन्न करने के लिए केंद्रक का होना अत्यावश्यक माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक कोशिका में केंद्रक का होना अत्यावश्यक होता है, क्योंकि उस केंद्रक के द्वारा ही समस्त उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। इसके साथ साथ ही केंद्रक में उपस्थित केंद्रक के द्वारा राइबोसोमल आरएनए का निर्माण किया जाता है, और इस प्रकार से केंद्रक समस्त क्रियाओं को संपन्न करते हैं। अब बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है कि अपन ने बात की थी कि कोशिका के अंदर जो जालिका नुमा संरचना होती है, उसको जालिका रूपी संरचना को अंतःपर्दवी जालिका कहा जाता है। उसी से रिलेटिव कुछ एक संरचना होती है जिसे कहते हैं साइटोपेंजर। साइटोपेंजर की बात करते हैं कि साइटोपेंजर क्या है, कि साइटोपेंजर कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली प्रोटीन से निर्मित कुछ सूक्ष्म संरचना होती है जो जाल के रूप में पाई जाती है। अर्थात कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली प्रोटीन युक्त नलिका रूपी संरचना होती है, सूक्ष्म पतले तंतु रूपी संरचना होती है। उस सूक्ष्म पतले तंतु रूपी संरचना को ही साइटोपेंजर कहा जाता है। और यह साइटोपेंजर संरचना या फिर कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाने वाली यह तंतु रूपी संरचना प्रोटीन से निर्मित होती है, और यह प्रोटीन एक्टिन व मायोसिन दो प्रकार की होती है। अर्थात एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन से निर्मित तंतु रूपी संरचनाओं को साइटोपेंजर कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है कि यह जो तंतु रूपी संरचना है उस कोशिका द्रव्य के अंदर जाल के रूप में फैली रहती है, यानी कि ईआर के साथ साथ फैली हुई रहती है, और इसके द्वारा ही ईआर के साथ मिलकर जो समस्त कोशिका अंगक है उनको व्यवस्थित करने का कार्य किया जाता है। अर्थात जो कोशिका अंग है उनको उसकी स्थिति के अंदर या फिर उपस्थिति को बनाए रखने के लिए साइटोपेंजर संरचना पाई जाती है। इसके साथ साथ ही इनके द्वारा जो कोशिका है, कोशिका के अंदर संकुचन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया? संकुचन क्रिया होती है। उस संकुचन क्रियाओं का निर्माण भी साइटोपेंजर तंतुओं के द्वारा की जाती है, और कोशिकाओं के अंदर निरंतर फैलने एवं सिकुड़ने की क्रिया पाई जाती है। इसके साथ साथ ही कुछ सूक्ष्म जीवों के अंदर साइटोपेंजर के द्वारा कूटपादीय गति आदि क्रियाओं को संपन्न करने का कार्य किया जाता है। तो दोस्तों, केंद्रक तक की साइटोपेंजर तक जो एक्टिन मायोसिन से निर्मित होते हैं, साइटोपेंजर संरचना है, तंतु रूपी संरचना है, बेलनाकार रूप में पाई जाती है।
किस रूप में रे? बेलनाकार रूप में पाई जाती है। इसके साथ साथ ही विशेष प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन। तो क्वेश्चन पूछे आपसे कि शरीर के अंदर जो संकुचनता या फिर शीतलता या फिर संकुचन क्रिया वह शीतलन क्रिया यानी कि संकुचन सिकुड़ना, शीतलन फैलना क्रिया होती है किन तंतुओं के द्वारा की जाती है? यानी कि ये तंतु क्या होते हैं? साइटोपेंजर। अर्थात कि संकुचन व शीतलन क्रिया में भाग लेने वाले, संकुचन व शीतलन क्रिया में भाग लेने वाले तंतु निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन से निर्मित होते हैं। इस एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन से निर्मित तंतुओं का आकार क्या होता है? तो बात की जाए कि ये तंतु एक प्रकार से आकार के अंदर 60 से लेकर 100 एंगस्ट्रोम तक होते हैं। क्लियर? अर्थात एक्टिन व मायोसिन तंतुओं का आकार 60 से 100 एंगस्ट्रोम तक पाया जाता है। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन आपस में जुड़कर एक प्रकार से शरीर में होने वाली एक प्रकार से उत्तेजित क्रियाओं को भी संपन्न करते हैं। अर्थात कि जब शरीर के अंदर जब एकदम से अचानक से सर्दी लगती है तो शरीर से जो रोम्स खड़े हो जाते हैं, उस रोम्स का खड़ा होना एक प्रकार से एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का सक्रिय होना ही माना जाता है।